नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश पर 70 सालों तक राज करने वाली कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है। पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। सबको कुर्सी चाहिए और उनके अंदर ही ऐसे लोग हैं कि आपस में लड़ मर मिटे हैं कि उनको कुर्सी चाहिए। पंजाब में सिद्धू और कैप्टन गैंग में जंग चल रही है। सिद्धू तो अब ईंट से ईंट बजाने की बात कह रहे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं की ईंट से ईंट बजा देंगे। विपक्षियों की तो छोड़िए, चुनाव में कहते कि विपक्ष की ईंट से ईंट बजा देंगे, बीजेपी की बजा देंगे, आपकी बजा देंगे, तो समझ सकता था। कांग्रेस के अंदर ही ईंट से ईंट बजा देंगे नवजोत सिंह सिद्धू। दूसरी तरफ कैप्टन को सोनिया गांधी की तरफ से हरी झंडी मिल गई। वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच टकराव बढ़ गया है। अब भूपेश बघेल को ढाई साल का सीएम फॉर्मूला मंजूर नहीं है। बघेल शक्ति प्रदर्शन करने के लिए विधायकों की टोली के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं गुजरात में भी अध्यक्ष पद को लेकर कोहराम जारी है। अध्यक्ष की जल्द नियुक्ति की मांग को लेकर भरत सिंह सोलंकी दिल्ली पहुंच रहे हैं। कश्मीर के मुद्दे पर देश विरोधी बयान देने वाले सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह मल्ली ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मतलब चारों तरफ कोहराम मचा है कांग्रेस के अंदर। माली के बयान से अमरिंदर सिंह से लेकर कई बड़े नेता खफा थे। मल्ली के इस्तीफे के बाद नवजोत सिंह सिद्धू बौखला गए। सिद्धू अब कांग्रेस आलाकमान को भी ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे रहे हैं। मैं हाईकमान ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ तो फिर मैं एक भी आज वो कह रहे हैं कि मुझे कैप्टन अमरिंदर सिंह से जान का खतरा है। अरे मलविंदर सिंह माली जी, आपसे पूरे देश को खतरा है, पूरी देश की एकता अखंडता को खतरा है। आप देश को तोड़ने की बातें करते हो। आपने देश का नमक खाया है। देश के अंदर रह करके देश की बात करिए। आपको पाकिस्तान की बात नहीं करनी चाहिए। पार्टी आलाकमान को भी समझ नहीं आ रहा कि अब करें तो करें क्या। हरीश रावत पंजाब प्रभारी से इस्तीफा देने की बात कह चुके हैं। थोड़ी देर पहले हरीश रावत सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद हरीश रावत पंजाब पर हाईकमान के फैसला लेने की बात कहते नजर आए। लेकिन हमारी सहयोगी रंजिता ने जब उनसे सिद्धू को अध्यक्ष बनाना क्या कांग्रेस की भूल रही, यह सवाल पूछा, तो हरीश रावत इनकार नहीं कर पाए। पॉलिटिक्स में बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब हमारी सहयोगी रंजिता ने उनसे यह सवाल पूछा कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर गलती कर दी क्या, तो हरीश रावत हंसते हैं और फिर जो कहते हैं वो आपको देखना चाहिए। पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में जो कुछ हमारे संविधान, जो कुछ हमारे कांग्रेस के ट्रेडिशन अलाउ करते हैं, वो सब उनको छूट है वो निर्णय लेने। क्या गलती कर दी सर सिद्धू को अध्यक्ष बनाकर? मैंने कहा वो सब छूट है। तो यानी वो कह नहीं सके कि भाई गलती नहीं हुई, सिद्धू अच्छा काम कर रहे हैं। कैसे कहेंगे? जो है वो सबके सामने है। उधर बीजेपी कांग्रेस में मचे कोहराम का पूरा तमाशा देख रही है। बीजेपी ने सिद्धू पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। नवजोत सिंह सिद्धू खुद दूध के धुले नहीं है। जहां तक भारत के विरोधी विचार का सवाल है, खुद नवजोत सिंह सिद्धू जी इस प्रकार के विचार से ओतप्रोत है। ये वही सिद्धू जी हैं जिन्होंने कमर बाजवा को गले से लगाया था और जिन्होंने कहा था जीवे जीवे मेरा यार इमरान खान, जीवे जीवे पाकिस्तान। और आज केवल एडवाइजर के रेजिग्नेशन देने से काम नहीं चलेगा। सिद्धू भी पे माफी मांगे और राहुल गांधी जी इस पे जवाब दे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के एडवाइजर ऐसे कैसे हैं जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। यानी बीजेपी इस पूरी तरीके से जो जंगल में आग लगी हुई है उसमें थोड़ा और आप कह लीजिए कि घी डाल रही है, थोड़ा और केरोसिन भी डाल रही है कि पूरा स्वाहा ही हो जाए। पंजाब में कोहराम थमा नहीं है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने साथी विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गए। भूपेश बघेल अपने साथ विधायकों को लेकर हाईकमान को अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं। टीएस सिंहदेव जो हैं वो खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन सीएम बनने की चाहत वो भी रखते हैं। उनसे जब आज पूछा गया कि आप में और भूपेश बघेल में कोई राइवलरी है क्या,
तो कहते हैं राइवलरी तो भाई बहन में भी होती है। अरे ऐसी भाई बहन में राइवलरी कहां होती है भाई? और जब होती है तो बंटवारा हो जाता है घर में। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में भी कांग्रेस में कलह सामने आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस में हर तरफ कोहराम मचा है। ऐसे में सवाल है, सिद्धू ईंट से ईंट बजाएंगे तो कैप्टन क्या करेंगे? सिद्धू को अध्यक्ष बनाना कांग्रेस की क्या भूल थी? बघेल दिल्ली आए विधायकों संग ताकत दिखाने के लिए क्या? और कांग्रेस में कोहराम कब तक चलेगा? कांग्रेस में आपसी कलह पर हाईकमान चुप क्यों है? हाईकमान कुछ कर क्यों नहीं पा रहा? और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। जफर इस्लाम, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। रमनीक मान, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। अर्शप्रीत खड़ियाल, प्रवक्ता है पंजाब कांग्रेस के। अर्शप्रीत जी, स्वागत आपका। तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और अमित चंद्राकर, नेता हैं कांग्रेस के, टीएस सिंहदेव समर्थक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज शो में आने के लिए, वक्त निकालने के लिए। लेकिन आप सबके पास आऊं उससे पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरप्रीत चिन्ना और रंजीता झा दोनों इस वक्त जुड़ रहे हैं। रंजीता, आपके पास क्या अपडेट है आज जो दिल्ली में यह घमासान मचा हुआ है उसको लेकर? रंजीता, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। गुरप्रीत, आपके पास क्या खबर है वहां से? ये जो हाई कमांड पे डोर डाली गई है, हमने देखा नवजोत सिंह सिद्धू कैंप के जो 3 मिनिस्टर थे, कल उन्होंने कैबिनेट अटेंड नहीं की, वो भी दिल्ली में कैंपिंग कर रहे हैं और लगातार हरीश रावत पे प्रेशर बना रहे थे। अब के जबकि हरीश रावत जी की मुलाकात भी हो जाती है सोनिया गांधी से और बाहर आके वो बिल्कुल डिप्लोमेटिक बयान दे रहे हैं कि जो हाई कमांड चाहता है वो करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में जो ये इन फाइटिंग चल रही है, कल देखने को मिला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल सोनिया गांधी द्वारा दिया गया है। और आज उनकी मुलाकात से पहले, हरीश रावत की मुलाकात से पहले, ये कल जो डिनर डिप्लोमेसी हुई है उसमें उन्होंने अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया है, कांग्रेस को बताया है कि मेरे पास कितने नंबर है और नवजोत सिंह सिद्धू के पास कितने नंबर है। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू उस दिन 20 एमएलए लेके बैठे थे, लेकिन 7 एमएलए ने रात को एक मीडिया में रिलीज किया कि उन्हें पता ही नहीं था कि एजेंडा ये था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदलना है। तो कहीं ना कहीं ये जो इन फाइटिंग है उसको लेके यहाँ कांग्रेस में भी खेमेबाजी हो रही है, कैंप पे कैंप चल रहे हैं और लोग लगातार, जो एमएलए है, लगातार एक दूसरे से संपर्क बना रहे हैं कि हमें चीफ मिनिस्टर नहीं बदलना। और अगर आज की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपर कैप्टन अपनी ताकत दिखा चुके, नवजोत सिंह सिद्धू बयान में अपनी ताकत दिखा रहे हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले रंजीता, आपकी आवाज अब ठीक हो चुकी है, अब आप बताएं यहां क्या चल रहा है दिल्ली में? सुशांत, देखिए दोनों ही राज्यों में एक ही स्थिति है और सबसे बड़ा जो कांग्रेस का जो वर्किंग स्टाइल है सुशांत, वो मैं बताना चाहूंगी कि कांग्रेस में नेता को पद भी बड़ा देरी से मिलता है और अगर कोई गलत बयानी कर रहा है, कांग्रेस लाइन से बाहर जा रहा है, तो उस पर कार्रवाई भी बहुत देर से होती है। ये कांग्रेस की परंपरा है और इसी परंपरा का निर्वहन जो है वो पंजाब में भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की लड़ाई आज की है, ये लड़ाई उस दिन से है जिस दिन से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर टीएस सिंहदेव रहे, लेकिन कई बार उनके मंत्रालय में भी क्या हो रहा है इसकी जानकारी भूपेश बघेल ट्वीट पर दे दिया करते थे और वो कहते थे कि मुझे पता ही नहीं है कि क्या मंत्रालय में चल रहा है। तो इस तरह की रस्साकसी जब थी, कांग्रेस नेतृत्व क्या कर रहा था, एक बड़ा सवाल। और अगर उस समय कुछ नहीं कर पाए तो आज स्थिति आपके दहलीज पर खड़ी है। राहुल गांधी के साथ ये दूसरी बैठक है और इस बैठक में कहा जा रहा है कि ये निर्णायक इसलिए भी क्योंकि अब फैसला ये कि नेतृत्व बदलेगा या टीएस सिंहदेव को एक बार फिर मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भूपेश बघेल खुद को एक ओबीसी नेता और मुख्यमंत्री के तौर पर एक बेहतरीन कार्यकाल का हवाला दे रहे हैं कि एक अच्छा कार्यकाल गुजारा है, कोई किसी तरह का दाग नहीं है, कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री बदलने की परंपरा तो कांग्रेस की नहीं है। तो देखना होगा कि आखिर राहुल गांधी से मुलाकात के बाद क्या मीडिया से बात करते हैं, क्योंकि पिछली बार मीडिया से छुप कर चले गए थे भूपेश बघेल, कोई बातचीत नहीं की। रायपुर में जाकर बात की थी उन्होंने। जहां तक विधायकों के परेड की बात करें, 50 से ज्यादा विधायक है यहाँ और कहा जा रहा है अंतिम बार एक
जोरदार जो कोशिश है वो भूपेश बघेल की तरफ से की गई है, ठीक ये है। दिखाने की कि विधायक मेरे साथ है, क्योंकि नंबर गेम ही सब कुछ होता है। जिस तरह से कैप्टन वहां नंबर दिखा रहे हैं, यहाँ भूपेश बघेल दिखा रहे हैं। देखिए कितनी दिलचस्प बात है रंजीता कि जिन भी कांग्रेस नेता से पूछे वो कहते हैं सब आला कमान तय करेगा, और आला कमान के पास फिर अपने नंबर दिखाने और उस नंबर की तस्वीरें पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। जब उनको ही तय करना है तो फिर रहने दीजिए, नंबर भी मत दिखाइए। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अर्शप्रीत खड़ियाल साहब, अगर नवजोत सिंह सिद्धू ईंट से ईंट बजाएंगे तो कैप्टन क्या करेंगे? देखिए, हमारे जितने कांग्रेस के लीडर्स हैं उनकी सबकी एक ही तमन्ना है, वो है पंजाब का विकास, कांग्रेस का विकास और आने वाले इलेक्शंस में बहुमत से जीतना। हमारी जितनी सीटें आज हैं उससे ज्यादा होंगी, ये आप लिख करके ले लीजिए। आम आदमी पार्टी और अकाली दल अगर आज भी इकट्ठे हो जाएं तब भी आधा मार्क नहीं टच करते जितनी कांग्रेस की सीटें पंजाब में हैं। बात नंबर 2, यहाँ पे तो ऑपोजिशन डिस्कस करिए कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हुआ पड़ा है, बिकॉज ऑपोजिशन को भी इस चीज का इल्म है कि वहां पे ना तो अकाली दल एग्जिस्टेंस में है और ना ही आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के एमएलएज हैव कम टू कांग्रेस। अकाली दल के जो लीडर्स हैं वो 5-6 पार्टीज वहां पे फ्लोट कर रही हैं, दे डोंट नो व्हिच एसएडी आर वी अकाउंटेबल टू। तो कांग्रेस पंजाब में सिर्फ एक चीज पे फोकस करिए, विकास, और उसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। सेंटर ने 290 अनाउंस किया है गन्ने का भाव, 1 क्विंटल गन्ने का। पंजाब में हमने अनाउंस किया है 360 रुपए। पंजाब में औरतों के लिए हमने फ्री ट्रांसपोर्ट रखा है, कहीं भी पंजाब से एक कोने में दूसरे में जाए 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। फ्री फार्म लोन वेवर्स दिए हैं, डेट रिलीज। सर आप कह रहे हैं अकालियों के इतने गुट हैं कि अकाली समर्थकों को पता नहीं कि किसको वोट करना है। कांग्रेस के समर्थकों को पता है किस तरफ जाना है, सिद्धू की बात सुननी है या कैप्टन अमरिंदर सिंह की सुननी है? और सिद्धू ईंट से ईंट बजाएंगे तो फिर अकाली और आम आदमी पार्टी क्या करेंगे? देखिए, सिद्धू ईंट से ईंट बजाएंगे अकाली दल की, बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की। और कैप्टन साहब देखिए, आपको मैं लिख करके दे रहा हूं, ये दोनों कांग्रेस का झंडा ऊपर लेके जाएंगे कंपेयरिंग टू व्हाट इट वाज। सर झंडा का तो मुझे पता नहीं, कांग्रेस ऊपर चली जाएगी ऐसे रहेगी तो सर सीटें आप कह रहे हैं लिख के दे देंगे, लिख के दे देंगे। यहाँ जो दिख रहा है वो तो सामने है ना सर। सिद्धू कह रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे, कांग्रेस डिनर डिप्लोमेसी करके अपना नंबर दिखा रहे हैं। आपको बीजेपी का उदाहरण दे देता हूं, बीजेपी की एग्जिस्टेंस। अरे सर बीजेपी को छोड़िए ना, आप तो कह रहे हैं बीजेपी खत्म है, बीजेपी ऑपोजिशन में है, बीजेपी का क्या करना है आप अपना बताइए ना। बीजेपी मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि कांग्रेस पहले भी वहां पे पावर में थी, आगे भी पावर में रहेगी, और बीजेपी की एग्जिस्टेंस इज एज गुड एज मिस्टर मोदीज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। जीरो है वहां पे। रमनीत जी, क्या आपको लगता है कि अमित चंद्राकर जी भी उसी डिनायल मोड में हैं जिसमें इनका आला कमान यहाँ रहता है और इसलिए चीजें इतनी खराब हो जाती है? पंजाब में क्या इतने कांग्रेस में और अमरिंदर सिंह और सिद्धू में इतना प्यार है कि वो आराम से इस चुनाव को एक साथ मिलकर लड़ लें? देखिए, यहाँ कांग्रेस में मतभेद जरूर है, मनभेद नहीं है। डेमोक्रेसी में, एक अच्छे लोकतंत्र में मतभेद होना बहुत जरूरी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर हम और बीजेपी में हमारे में अंतर कोई नहीं रह जाएगा तो हम भी अपने लीडर्स को ऐसे किक आउट कर पाएंगे जैसे बीजेपी ने अनिल जोशी जी को किया है, क्योंकि वो डिसेंट कर रहे थे। सर आपने बता दिया मनभेद नहीं है, मतभेद है। रमनीत जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। रमनीत जी, शायद आपने अपना ऑडियो म्यूट किया हुआ है। रमनीत जी क्या कहेंगे? इनके एमएलए तो यहाँ कांग्रेस में आ गए, लीडर। हाँ, आप बोलिए रमनीत जी। नहीं, मैं आपको गलती लग रही है। रमनीत जी किसी पार्टी के नहीं है, ना रमनीत जी का कोई एमएलए है। धन्यवाद। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस आला कमान को चाहिए कि इस बात का निर्णय ले, कि इस बात का जवाब दे कि कहते हैं कि हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो ये इनको चाहिए कि यहां वहां की बात ना करें, मुद्दे पे आए कि आज की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में जब नवजोत सिंह सिद्धू स्टेज के ऊपर खड़े होकर बोलते हैं कि अगर मुझे निर्णय लेने नहीं दिया तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो वो किसकी ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं? ये बात बड़ी अच्छे तरीके से घुमाई इन्होंने की। ये कह रहे हैं कि हम अकाली दल की ईंट से ईंट बजा देंगे, आम आदमी की ईंट से ईंट बजा देंगे, शिरोमणि अकाली दल की ईंट से ईंट बजा देंगे, जबकि दूसरे ही सेंटेंस में ये कहते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हमारे सामने और अगली बार से बड़े नंबर में लौट के आएंगे। तो ये जितना कुछ हो रहा है, तो ये आप क्या समझ रहे हैं कि समाज है, जो जनता है, जो राजनीतिक लोग हैं, ये मूर्ख हैं, इनको हमारे को पता नहीं कि क्या हो रहा है? देखिए, ऑल इज नॉट वेल। कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हरीश रावत जी ने जिस तरीके से हंस के जवाब दिया जब ये पूछा कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की कमान सौंप के गलती की गई,
इस बात पे वो हंस के चले गए। इसका अर्थ साफ साफ ये निकलता है कि आपकी पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर जब शर्त लगाई, जब उनको आगे बढ़ाया, तो वो गलती थी। इसके अंदर कोई अब नवजोत सिंह सिद्धू की जो आदत है वो ये है कि वो बिल्कुल फ्री हैंड के साथ काम करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनके काम करने के तरीके में, उनके काम करने के स्टाइल के अंदर किसी का इंटरफेरेंस हो, फिर चाहे वो आला कमान हो या फिर वो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हो। उनको चाहिए कि मेरे को आप फ्री हैंड दीजिए, मुझे निर्णय लेने दीजिए, और उसके बाद मैं 20 साल तक, यानी कि भविष्य के 20 साल, अगले 2 दशक के पंजाब कांग्रेस के नेता के रूप में अपने आप को वो देखते हैं, अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। जबकि जो मौजूदा नेता है उनके ऊपर वाज़ेह तौर पे जो सेंट्रल यूनिट है कांग्रेस पार्टी की, उसने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये बात समझनी चाहिए सिद्धू साहब को, जब वो बार बार गन्ने के मूल्य की बात करते हैं, भाव की बात करते हैं, तो कांग्रेस अभी हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में 358 रुपए गन्ने का भाव है पिछले साल से। आपने अभी 360 किया, 2 रुपए बढ़ाया हरियाणा के मुकाबले में, और पिछले 4 साल से लगातार एक बार भी गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया। 320 रुपए फिक्स था आपके स्टेट में। ठीक है, ये बातें अमित चंद्राकर साहब, मैं आ रहा हूं, तहसीन आपके पास भी आ रहा हूं। आप देखिए जो राजनीतिक बात है, नहीं, एक मिनट, अमित चंद्राकर जी के पास भी आ रहा हूं और तहसीन आपके पास भी आ रहा हूं। अर्शप्रीत जी, मुझे ये बताइए कि सिद्धू जब ये कहते हैं कि मैं ये कह आया हूं कि अगर मुझे निर्णय नहीं लेने दीजिएगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो वो आम आदमी पार्टी के लिए तो नहीं कह रहे होंगे? उनके सहयोगी रहे माली कहते हैं कि मुझे अगर कोई जान माल का नुकसान हुआ तो उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। हरीश रावत कह नहीं पाए हमारी रिपोर्टर से कि हमसे गलती नहीं हुई है सिद्धू को बनाकर, और आप उसको ढक रहे हैं। कैसे ढकेंगे सर? इतना फट गया है कि नहीं ढका जा सकता सर। वो देखिए, कांग्रेस पार्टी सिर्फ ट्रांसपेरेंसी को प्रीच नहीं करती, उसको प्रैक्टिस भी करती है। अगर हम भी बीजेपी की जैसे स्टार्ट कर देंगे थिंग्स को ब्रश अंडर द कार्पेट करना, तो हम बीजेपी के जैसे बन जाएंगे, जो हम बनना नहीं चाहते। हमारी पार्टी एक ही चीज चाहती है, मैंने आपको बताया, वो है जो वादे किए हैं मैनिफेस्टो में वो सारे डिलीवर हों। उनमें से 85% वादे ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। आप रिपोर्ट कार्ड उठा करके देख लीजिए या मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको 50 चीजें गिना दूंगा। अरे सर, वादे डिलीवर हो गए तो सिद्धू क्यों परेशान है? सिद्धू क्यों परेशान है? सिद्धू साहब देखिए, 5 उंगलियां कभी एक बराबर नहीं होती। मतभेद है, मनभेद नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। एंड दैट इज आल्सो फॉर द बेटरमेंट ऑफ कांग्रेस। सभी चाहते हैं कि कांग्रेस और अच्छे से परफॉर्म कर पाए। अच्छे से परफॉर्म करने के लिए जो वादे रह गए, चुनाव के ठीक पहले जो पंजाब में हो रहा है, आपको लगता है तहसीन पूनावाला इससे कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है? सुशांत जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, आपका शुक्रगुजार हूँ। संक्षेप में 2 बात कहूँगा। कांग्रेस के जो प्रवक्ता जिन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। 117 की असेंबली में कांग्रेस 100 पार कर देगी। एक्चुअली पंजाब में विपक्ष है ही नहीं, इसलिए ये मनगढ़ंत कहानी बनाकर ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस। कोई कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस नहीं है। ये खाली कहानी इसलिए डाल रहे ताकि इनको कुछ मुद्दा मिल जाए, ज़बरदस्ती का मुद्दा बनाना चाहते हैं। मैंने टाइम्स नाउ नवभारत पे पहले कहा था कि सिद्धू जी के एडवाइजर्स पे एक्शन लिया जाएगा, वो लिया गया है। अब मेरा प्रश्न ये है कि जो भाजपा अपने आप को इतनी स्ट्रांग और मजबूत पार्टी समझती है, उनको तीन मुख्यमंत्री उत्तराखंड में क्यों चेंज करने पड़े? उत्तर प्रदेश में लगातार जो उनके विधायक पत्र लिख रहे थे सेंट्रल लीडरशिप को कि आदित्यनाथ जी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और हम जानते हैं आसाम में सोनोवाल जी सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उनको डिमोट करते हेमंता बिस्वा को बनाया गया था। हेमंता बिस्वा ने किस तरह से रिबेल किया था। तो भाजपा कम से कम चैनलों पर आकर यह ना बताए कि उनकी लीडरशिप कितनी सक्षम है। वो सारे वीडियोस हमने देखे, अमित शाह जी ऐसे नड्डा जी को पकड़ते और बाजू में फेंकते। ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है। कांग्रेस सबको साथ में लेकर चलती है। तहसीन कांग्रेस को यह चल जाएगा कि पंजाब में, छत्तीसगढ़ में सरकार चली जाए, और अगर बीजेपी की उत्तराखंड में जाती है तो जाए, तो वहां मतलब आप इसी में खुश हो जाएंगे कि उनकी उत्तराखंड में गई, हम लड़ में मर मिटते हैं पंजाब में और छत्तीसगढ़ में। 100 सीट पंजाब और उत्तर और छत्तीसगढ़ के जब चुनाव हो गए वापस 2 साल 2.5 साल बाद, आप देखोगे पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी कांग्रेस की और राजस्थान की। और उस दिन मैं आपके साथ चैनल पे बैठूंगा, मैं पंजाब के दिन आपके साथ चैनल पे बैठूंगा। 100 सीट पार करेगी कांग्रेस, 99 में 100। और मैं आपके शो पे चैलेंज देता हूं, यहां पर जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो बोले कि बीजेपी 5 पार कर देगी। बाकी मैं इसको ट्वीट भी कर 100 का चैलेंज देता हूं, 5 का चैलेंज दे। मैं आपका ये वीडियो रख भी रहा हूं और ट्वीट भी कर दूंगा। 100 कांग्रेस पार करेगी, वो बता दे, 5 पार करेंगे। ठीक है जफर इस्लाम साहब, मैं आ रहा हूं। अमित भाई 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक रिएक्शन बीजेपी का बहुत इसमें पूरी कहानी जो है वो घूम के जफर इस्लाम साहब वो इस पर आ गई कि बीजेपी जो है वो, एक तो कहा गया कि पंजाब में कहीं है नहीं, लेकिन वो इतनी है
हैं कि वो कांग्रेस में कुछ कलह टाइप का चल रहा है, इसकी पिक्चर बना दे रही है। ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। देखिए, कांग्रेस जैसे पूरे देश में एक चरमराती हुई पार्टी है जिसकी जमीन खिसकती जा रही है, बहुत सारी जगह से खिसक चुकी है, चंद जगहों में अभी बची भी है, उसमें से एक पंजाब भी है जहां से आप खुद देख रहे हैं जो नूरा कुश्ती हो रही है वहां पर, सिद्धू कैंप और ये कैंप और सिंह कैंप और फलाना कैंप और कैप्टन कैंप, वो सब दिख रहा है लोगों को। और साथ साथ एक जो है एक ऐसा भी कैंप है जो देश के खिलाफ काम करने वाला भी कैंप है, जो उनके एडवाइजर्स हैं वो जिस तरह का काम कर रहे हैं वो आपको पता है कि कश्मीर को देश का भाग ही नहीं मानते। ऐसी सोच वाले लोगों को वहाँ की जनता सबक सिखाएगी। और मैं कह रहा हूँ पूरे देश में जिस तरह से इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करने का बार बार जो कोशिश की, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने, और पंजाब एक ऐसा प्रदेश है कि पिछले 5 सालों में जिस तरह से इन्होंने काम किया है, पंजाब की जनता जो है ये कह रहे हैं कि जनता इतना खुश है कि फिर से लाएगी सरकार, वहाँ कोई अपोजिशन नहीं है। अरे भाई, जमीन आपकी खत्म हो रही है और आप कह रहे अपोजिशन नहीं है। आपने सुना होगा 2 मुल्ले में मुर्गी हराम, वही होने वाला है। देखिए आप इस बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी, आप आगे देखिए आने वाले दिनों में क्या होगा। तहसीन कह रहे हैं 100 सीट है पंजाब में के तौर पर, तहसीन कह रहे हैं 100 सीट है पंजाब में। और बहुत अच्छा हमने जो आज तक वहां पर प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए कि हमारे साथ वहां पर दूसरी पार्टियां भी साथ में हमारे अलायंस पार्टनर होते थे। लेकिन इस बार में हम इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे और हमारा जो समीकरण होगा पूरा वो जिस तरह का होगा वो आपको देखने लायक होगा। और हमारा परफॉर्मेंस जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, जो कि वहाँ के ये सारे लोग जो 100 जफर भाई आपके लोगों के तो वहाँ कपड़े फाड़ दिए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वहाँ आप जो है वो एकदम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सुशांत जी, आपको पता ही नहीं है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। आप बताइए, फिर हमारे दर्शकों को भी बताइए। इस तरह के जो ड्रामे जो है छोड़िए, जो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो आपको पता नहीं। वहाँ इनके हवा खराब है और आगे आने वाले सर ये तो सारी सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक दूसरे के कपड़े पर्दे के सामने फाड़ रहे हैं, तो आप कम से कम पर्दे के पीछे क्या हो रहा है यही बता दीजिए। खास बात कह रहे हैं, पर्दा हटेगा तो इनको पता चल जाएगा कि कांग्रेस पार्टी वहाँ खत्म हो चुकी है, अंदर से खोखली हो चुकी है। तहसीन आप रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं अमित जी के पास जाऊं। वो कह रहे हैं जफर भाई आपको पता ही नहीं है पीछे क्या चल रहा है पर्दे के। हम तो जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन तहसीन को भी नहीं मालूम होगा। तहसीन तो सिर्फ अच्छा है, तहसीन को भी मालूम नहीं होगा इस बारे में। सर मैं नेशनल टेलीविजन पर, सर सुनिए, सुशांत भाई एक बहुत प्रसिद्ध पत्रकार है, मैं नेशनल टेलीविजन पर चैलेंज देता हूं, कांग्रेस 100 पार करेगी वरना मैं माफी मांगूंगा। आप ये चैलेंज दे दीजिए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बीजेपी 10 पार कर देगी वरना आप एमपीशिप से रिजाइन कर दोगे। चलो चैलेंज ओपन टीवी पर चैलेंज कर दे। चलो आप आज हम ये चैलेंज कर देते हैं, आप सिर्फ माफी मांगेंगे और उनसे इस्तीफा ले लेंगे, ये तो बराबर का नहीं है। देखिए मैं थोड़ी ना एमपी हूं, मैं एमपी हूं तो मैं भी रिजाइन कर दूंगा। चलो मैं बोलता हूं कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप मैं माफी मांगू या आप माफी मांगो, सुनिए 100 या 9। एक मिनट सुन तो लीजिए, आपने कह अरे सुन तो लीजिए, आप ही का जवाब दे रहा हूं आपके इस मुद्दे का कि सुर्खियों में चमकने का आपको शौक है, मुझे नहीं, मुझे काम करने का शौक है। सरकार बचा सकते हैं तो बचा लीजिएगा, मुझे नहीं लगता बच पाएगा, ये मैं आपको आज कह रहा हूं। अच्छा इनकी सरकार जफर भाई इनकी नहीं बचेगी, आपकी बनेगी क्या सरकार? मेरी बात याद रखिएगा जो आज कह रहा हूं। मैं आज आपको इतना ही कह रहा हूं कि आगे आने वाले दिनों में देखिएगा सिचुएशन कैसे अनफोल्ड सुन लीजिए जवाब। मैं कोई सुर्खियों में रहने वाली बातें नहीं करता, मैं सुर्खियों वाला आदमी, मैं पार्टी का प्रवक्ता उतनी बात करता हूं जितना मुझे अधिकार है, जितना मुझे अधिकार उतना ही बोल सकता हूं। अधिकार अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं, जितनी जानकारी है जो एक बात जितनी जानकारी है। अरे तहसीन भाई, आप मंझे हुए खिलाड़ी हैं, आप पुराने कांग्रेस के हिमायती हैं, सब समझता हूं, लेकिन आप कच्चे खिलाड़ी हैं। आप इसलिए कि आपको शौक है। जफर भाई एक बात बताइए, जफर भाई ये बात तो मैं मानता हूं आपको अंदर की खबर रहती है, सिद्धू क्या बीजेपी में वापस आ सकते हैं, इसकी कोई गुंजाइश है? एक ही बात याद रखिएगा कि आपकी सरकार नहीं आएगी, ये पक्की बात है। सिद्धू बीजेपी में आ सकते हैं क्या जफर भाई? पार नहीं कर रहे हो, डबल डिजिट में नहीं जाएगी बीजेपी।
मैंने कहा डिजिट में नहीं जाएगी बीजेपी। मैंने कहा कि आगे देखिए, आगे क्या होता है। मतलब आप भी डिनाई नहीं कर रहे हैं कि सिद्धू बीजेपी में आ सकते हैं? क्या होता है, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आगे ये जो हंसते हुए चेहरे हैं, इनमें सब में अंकुश लग जाएगा और सिद्धू बीजेपी में आ जाएंगे। आज इन्हें पता नहीं है, इसलिए ये हवा में उछल रहे हैं। कल जमीन में इतने जोर से गिरोगे जैसे अफगानिस्तान में लोग हवा में गए थे, नीचे गिरे थे ना, वो नजारा देखो। उसके लिए कोई जगह नहीं होता फिर मुंह छिपाने के लिए। इसलिए आज जो है ना, इतना सुर्खियों में रहने का शौक मत रखिए। अच्छा ठीक है, एक मिनट में जरा पंजाब की चर्चा हो रही है, मैं थोड़ा अमित चंद्राकर जी को भी चर्चा में लाता हूं। अमित जी ये छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ में बातें तो बहुत चल रही है नेतृत्व परिवर्तन की। हमारे यहाँ तो 90 में से 70 सीट हमारी है कांग्रेस की, 2/3 बहुमत से भी ज्यादा की बहुमत हमारी। अब रही बात सियासत है, सबको मन में रहता तो रहे कि मेरे को भी नेतृत्व मिलना चाहिए। तो ये जो नेतृत्व परिवर्तन की जो बात चल रही है, ये सारा चीज हाईकमान के अंदर है। ठीक है, जो हाईकमान कहेगा वही फाइनल माना जाएगा। अब रही बात, आज जो एमएलए जो दिल्ली भी आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, माननीय बाबा साहेब TS सिंहदेव जी भी हैं। देखिए, सारे लोग अपने अपने समर्थकों के साथ आए। हालांकि किसी एमएलए को हाईकमान ने बुलाया नहीं है, वो अपने नेता के पक्ष में आए हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष में आए हैं, या ये कोई नहीं कह सकता कि वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी के पक्ष में आए हैं। ये तो समय बताएगा। और जो हाईकमान बोलेगा, नहीं अमित जी लेकिन आए क्यों हैं? आने की जरूरत क्या है? जब वहां सब कुछ ठीक चल रहा है तो TS सिंहदेव जी को मुख्यमंत्री क्यों बनना है? नहीं, देखिए मैं क्या बोला आपको, जो सियासत में होता है वो पद में हर इंसान आना चाहता है, चाहे कोई भी हो। जो सियासत करता है वो सियासत करने आया है। तो अरे पर मैंने सर आज ही सुना TS सिंहदेव कह रहे थे कैमरे के सामने कि कोई फॉर्मूला नहीं था 2.5 साल के CM पद का। तो 2.5 साल के बाद उनका मन कर गया, फिर 6 महीने बाद किसी और का मन कर जाएगा, फिर 3 महीने बाद किसी और का कर जाएगा। आप कह रहे हैं सबके मन में होता है, उसके 2 महीने बाद हो सकता है आपका मन कर जाएगा। ऐसे थोड़ी चलता है सर। नहीं, देखिए देखो, मन मन में बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी एक पार्टी जिस फ्रीडम है, सर फ्रीडम का मतलब ये थोड़ी होता है एक दिन विराट कोहली कैप्टन होगा, फिर 2 मैच के बाद जो है रोहित शर्मा कैप्टन होंगे, फिर 3 महीने के बाद ऋषभ पंत कैप्टन होंगे। ऐसे थोड़ी होता है सर। नहीं, जब हमारे 2018 का जब चुनाव हुआ तो रमनीक मान जी, अगर ये स्थिति है कि कांग्रेस में इतनी स्वतंत्रता है कि जिसका मन करे वो आए और बोले कि अब मेरा मन है, अब मैं CM बनूंगा, तो लोग कहेंगे ऐसी पार्टी को फिर 2024 में कैसे सत्ता में ला सकते हैं केंद्र में? कल को किसी का मन करेगा मैं PM बनूंगा। रमनीक जी आपका म्यूट पर है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ एक बड़ी दिलचस्प बात हुई आज जो TS सिंहदेव साहब ने कही, वो कहीं मिस हो गई। उन्होंने कहा था कि राइवलरी तो बहन भाई में भी होती है। अब उनका इशारा अपनी आला कमान वाले बहन भाई की तरफ था या वो सामान्य तौर पे बात कर रहे थे? ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये समझना चाहिए उनसे क्या कहना चाहते हैं। पर जो कांग्रेस का मॉडल है, वो कांग्रेस का मॉडल पंजाब में भी वही मॉडल है, वो कांग्रेस का मॉडल मध्य प्रदेश में भी वही मॉडल है, वो कांग्रेस का मॉडल राजस्थान में भी वही है, वो कांग्रेस का मॉडल गुजरात में भी वही है और छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रहा। तो जहां जहां सत्ता में होते हैं या सत्ता के नजदीक आते हैं, वहां पे इनका मॉडल परिवर्तित हो जाता है। अभी दिलचस्प बात यह है कि सिद्धू ने कहा कि आला कमान से कि आप हमारे को प्लान दीजिए और 6 महीने में हम उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। तो 4.5 साल से झक मार रहे थे क्या मुख्यमंत्री आपके? समझने वाली बात है कि अगर वो आला कमान से कह रहे हैं कि 6 महीने में हम कर देंगे। और 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें और कही उन्होंने। एक कहा कि राजनीति गंदी हो गई है और दूसरा कहा कि राजनीति स्टेट का खजाना जो है वो राजनीतिक धंधा हो गया और स्टेट का खजाना वो निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये किसकी बात हो रही है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके कैबिनेट की बात हो रही है या ये आला नेतृत्व की बात हो रही है, जब राजनीति के विषय में इतनी बड़ी बात कर देते हैं? एक उन्होंने दिलचस्प बात और कही कहते अपने 1 मिनट कुछ सेकंड के उद्बोधन में। उन्होंने ये कहा कि समुन्द्र से बादल पानी लाता है और 4 गुना होकर धरती पे बरसाता है। अभी कौन से बादल की बात कर रहे थे? इशारे इतने कर दिए सिद्धू साहब ने अपनी बातों में आज
कि समझना। अच्छा, तहसीन की क्या जफर भाई ने अलग इशारा कर दिया बहुत बढ़िया है, पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है और पूछता रह गया मैं कि सिद्धू जी आ रहे हैं क्या, तो वो मना भी नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस के अंदर जो कला मची हुई है आज उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक सबको कुर्सी चाहिए। सिद्धू कह रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे। टीएस सिंहदेव जो है वो यहाँ अपना शक्ति प्रदर्शन करने आए। भूपेश बघेल भी अपनी समर्थकों के साथ आए। कांग्रेस में ऐसे कैसे चलेगा और क्या कांग्रेस के और बुरे हालात होने वाले हैं? तहसीन पूनावाला, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? पंजाब में तो आप कह रहे हैं कि बहुत मजबूत है कांग्रेस, ये छत्तीसगढ़ में ये टीएस सिंहदेव जी, भूपेश बघेल जी अपने समर्थकों के साथ दिल्ली घूमने आए हैं कोरोना काल में। नहीं, मुझे नहीं लगता टीएस सिंहदेव जी के कोई भी समर्थक दिल्ली आए। एमएलए वैसे आए, लेकिन कल स्टेटमेंट दे दिया गया था कि किसी को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। हाई कमांड ने किसी को नहीं बुलाया और एक हेल्दी राइवलरी है। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है कि एक हेल्दी राइवलरी हो। इसी से तो पार्टी आगे बढ़ेगी। मजबूत पार्टी को करने के लिए एक राइवलरी होना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ी वन मैन शो है, 2.5 मैन शो। जब 2.5 मैन का शो होता है जैसे बीजेपी हो, तब देखते देश की हालत क्या हो गई है। अब हमें समझ में आता है। इसलिए एक राइवलरी और हेल्दी राइवलरी होना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना अच्छी बात है। और दोनों सर, एक सरकार, बहुमत की सरकार, मुझे लगता है उसको 2.5 साल में पार्टी के अंदर का ही नेता ये कहे कि अब मुझे सीएम बना दीजिए और इस सीएम को हटा दीजिए, और आप इसको हेल्दी राइवलरी कहते हैं, तो फिर राइवलरी क्या होती है? नहीं सुशांत जी, शायद क्या होती है फिर? शायद सुशांत जी इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। टीएस सिंहदेव जी ने कभी ये नहीं कहा कि ये होना चाहिए, तो मीडिया की सूत्रों ने ये बात बताई थी। और ये सोर्सेज जो होते हैं अक्सर बीजेपी से आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। नहीं, पर सर मुझे बताइए फिर टीएस सिंहदेव जी अभी क्यों आए? पहले साल में क्यों नहीं आए? दूसरे साल में क्यों नहीं आए? अभी क्यों आए? सर मैं जवाब दे देता हूं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, उसी का जवाब दे रहा हूं। सर देखिए, ये सूत्रों के हवाले से सारी चीजें चल रही, ठीक है, लेकिन जहां उत्तर प्रदेश में विधायक और एमपी पत्र लिखते हैं सेंट्रल लीडरशिप को कि आदित्यनाथ जी फेल हो चुके हैं, ये लिखते कि यहां पर कोविड में कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पर बताया जाता था आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे सीएम है, चाणक्य नीति चल रही है, वहां तो पत्र फिजिकली लिखा गया है। यहां पर सोर्सेज के हवाले से राइवलरी की जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, बाघेल और टीएस सिंहदेव दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन आपने मेरे सवाल को कहा, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब मैंने पूछा कि आगे जाने की, तहसीन भाई, जब मैंने पूछा कि पहले साल क्यों नहीं आए टीएस सिंहदेव, दूसरे साल क्यों नहीं आए, तो आपने कहा बहुत अच्छा प्रश्न है, और उसका जवाब ये दिया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ क्या हो रहा है। ये कमाल का जवाब था। ये बहुत अच्छा जवाब तो नहीं था सर। नहीं अब नहीं अब बाघेल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत तो फिर टीएस सिंहदेव क्यों आए? अच्छा काम कर रहे हैं बघेल साहब तो। अब हाई कमांड सभी, क्योंकि लीडरशिप उनसे मिलना चाहता है, लीडरशिप ने बुलाया है। और तहसीन भाई ये बताइए, शो में आने के पहले मन में ये तो आता होगा कि क्या क्या बनाकर बोलना है। करेंगे आगे। दिक्कत तो आती होगी आपको भी। नहीं बिल्कुल नहीं, आप गलत समझ रहे हो। आपकी खबर सूत्रों के हवाले से चल रही है। मैं बता रहा हूं, दोनों भाई है, बघेल और इनकी टीएस सिंहदेव की हेल्दी राइवलरी चल रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के साथ हो रहा है, यूपी में बीजेपी के साथ हो रहा है। ये हमारी तो हेल्दी राइवलरी है, बीजेपी में तो जगह ही नहीं है ऐसा विरोध करने की। आपने देखिए फर्क यह है कि बीजेपी एक डिसिप्लिन, आपने तो पत्र लिखा है आदित्यनाथ जी के खिलाफ। नहीं सॉरी मैंने सुन तो लीजिए, बीच में बोला, सॉरी। भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, और यहाँ पर इस भारतीय जनता पार्टी में लोग जो है वो जो भी कार्यकर्ता है सबको इजाज़त है, लेकिन पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बोलने की, पार्टी के बाहर नहीं। और ये दोगली राजनीति जो आप करते हैं कि बाहर में कुछ अंदर में कुछ, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। जो कह सकते हैं वो करने के लिए इजाज़त है। और हमें कोई एतराज़ नहीं है कहने में कि हमने अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हर कार्यकर्ताओं को इनकरेज किया है कि अपनी बातें रखें, कोई इसमें दुश्वारी नहीं। पार्टी का पटल इसीलिए होता है कि उसको अपनी बातें रखे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कल्चर हाई कमांड, एक लो कमांड, एक हाई कमांड, बीच में सब हवा में रहते हैं, कहीं उनको कोई पूछने वाला, इसलिए उनको पता चलता, समझ में आता है कि कोई पूछने वाला नहीं है। ये हमारे यहाँ कल्चर नहीं है भाई, हमारे यहाँ कोई हाई कमांड कल्चर नहीं है, सब जो है कार्यकर्ता है।
और हर कार्यकर्ताओं को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, अलग अलग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो अपने अपने जो उनको जो काम दिया गया वो काम जो है करते रहते हैं। जफर भाई, माफी के साथ कहूंगा इस बात से तो मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा। आपके यहाँ हाईकमांड से तय नहीं होता है? नहीं, देखिए हाईकमांड दो चीजें हैं। आपके यहाँ ये फैमिली हाईकमांड है, उसके बियॉन्ड कहीं नहीं जा सकते। देखिए मैं दो फर्क बताता हूं आपको। कांग्रेस पार्टी के स्ट्रेंथ जो है वो ये फैमिली है, जो हाईकमांड जिसको रेफर करते हैं, वही उनकी कमजोरी भी है। आज इनसे बोलिए तहसीन पूनावाला से कि कांग्रेस को माइनस गांधी फैमिली क्या जो भी थोड़ी बहुत बची चल सकेगी? नहीं चल सकेगी। लेकिन आज जो हालात हैं कांग्रेस के, उसके लिए भी वही लोग जिम्मेदार हैं, गांधी फैमिली जिम्मेदार है। कांग्रेस की ये जो दशा आज हुई है उसके लिए जिम्मेदार वो फैमिली है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं कह सकते। ये जो लीडरशिप जो है वो अंदर से चुन के आती है। हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, डेमोक्रेटिकली जो है जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव जो भी खड़े होते हैं उससे रिप्रेजेंट के लिए उसमें से जो जीत के आता है सबको वोट देने का अधिकार है। ये मैं आपका मानता हूं कि आपकी कार्डर बेस्ड पार्टी है और ये फर्क तो पूरा करता है कांग्रेस में है। आप देखिए हमारे यहाँ कोई इनकार नहीं कर सकता। कितने सारे प्रेसिडेंट बचे, क्या कांग्रेस पार्टी में वैसा है? ठीक है, ये आपका पॉइंट मैं ले लेता हूं, लेकिन ये नहीं है कि आपके यहाँ भी सारे फैसले कार्यकर्ता लेवल पर हो रहे हैं या उनके मन के हिसाब से ही हो रहे हैं। यूपी में भी आपको भी पता है जफर भाई कि किसी ने शेरवानी भी सिलवा ली थी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए। नहीं, एक मिनट, बहुत अहम बात कहना चाहूंगा। देखिए यही फर्क है परिवार टाइप के लोगों के लिए, जो शेरवानी बना लेंगे और फिर शर्मिंदा भी होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जो आदमी डिजर्विंग है ना, मैं आपको आज बता रहा हूं, जो आदमी डिजर्विंग है उसको पता भी नहीं चलता, उसके घर पे मैसेज आता है सर। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं सर। एक बड़ी खबर आ गई है इस वक्त में, कई लोग थे सर। इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है। डीजी ISPR मेजर जनरल इफ्तिखार पाकिस्तान के तालिबान को खुला ऑफर पाकिस्तान को दिया है। उन्होंने तालिबान को ट्रेनिंग देने के लिए हम तैयार हैं, ये पाकिस्तान कह रहा है। तालिबान अगर ट्रेनिंग लेना चाहे तो पाकिस्तान ट्रेनिंग देगा। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से जुड़ी हुई, जहां पर हालात बिगड़े हुए हैं तालिबान को लेकर। बहुत तनावपूर्ण स्थिति है पूरी दुनिया में। और जब अमेरिका ये कह रहा है कि जो काबुल में धमाका हुआ हम चुन कर उनको मारेंगे, पाकिस्तान की तरफ से ये डीजी ISPR उनके ये कह रहे हैं कि हम तालिबान को ट्रेनिंग देंगे। अमेरिका वाले ट्रेनिंग देकर गए, तब ये हाल है कि वहां पर फोर्सेस टिकी नहीं अफगानिस्तान की, और अब पाकिस्तान कह रहा है कि वो तालिबान को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। अब ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। डीजी ISPR मेजर जनरल इफ्तिखार का बयान आया है कि पाकिस्तान तालिबान को खुला ऑफर देता है कि अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो हम ट्रेनिंग देंगे। सुनिए एक बार वो क्या कह रहे हैं। As far as the Taliban, you said Taliban military delegation. Well, they have to form a government first, and obviously, whenever they come up with an answer to how they are going to look after their security, if they seek any kind of assistance in training from Pakistan will be more than forthcoming. We were forthcoming even before, and we will be forthcoming even after that. But it has to be a government-to-government level thing. It can't be the military's decision to engage on its own. तो ये बयान आप सुन रहे थे डीजी ISPR पाकिस्तान के, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। हमारे साथ राज कादियान साहब जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। राज कादियान साहब, इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? पाकिस्तान कह रहा है वो तालिबान को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान दोहरा गेम खेल रहा है। वो तलवार भी बनना चाहता है और ढाल भी बन के दिखाना चाहता है। जितने भी तालिबान के हिस्से हैं आज के दिन अफगानिस्तान में, 6-8 संस्थाएं हैं तंजीमें, वो पेड़ की टहनियों की तरह है। इन सब की जड़ पाकिस्तान में है, सबका मिलाप पाकिस्तान से है। तो वो भाषा शायद ऐसे बोले जो दुनिया को अच्छे लगे, लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया जानती है। पाकिस्तान का हर
जो संस्था है अफगानिस्तान में उनके साथ मिलाप है, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो हक्कानी ग्रुप हो, IS से भी उनका मिलाप है। अब वो भाषा कुछ भी बोले, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सर इसमें एक बार फिर से मैं बयान सुनाता हूं और फिर आपके पास आता हूं। सुनिए DG ISPR पाकिस्तान के क्या कह रहे हैं। The Taliban, you said Taliban military delegation. Well, they have to form a government first, and obviously, whenever they come up with an answer to how they are going to look after their security, if they seek any kind of assistance in training from Pakistan will be more than forthcoming. We were forthcoming even before, and we will be forthcoming even after that. But it has to be a government-to-government level thing. It can't be can't be the military's decision to engage on its own. तो DG ISPR कह रहे हैं कि अगर तालिबान को ट्रेनिंग चाहिए तो हम उसके लिए तैयार हैं, और वो ये भी कहते हैं कि हमने पहले भी उनको ट्रेन किया है, हम आगे भी ट्रेन कर देंगे। राज कादियान साहब, ये तो एक और दूसरा कबूलनामा है। एक तो पाकिस्तान की जो खुशी थी तालिबान को वहां अफगानिस्तान पर कब्जा करते देखकर, वो अपने आप में बताने के लिए काफी थी कि वो जो बार बार ये कहते हैं कि हम आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें उनका ये पूरा मुखौटा है। और अब वो कह रहे हैं मेजर जनरल इफ्तिखार कि हमने जैसे पहले ट्रेन किया है वैसे अभी फिर ट्रेन करेंगे। देखिए, पाकिस्तान पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की धरती में छुपे हुए थे। मुल्ला उमर जो फाउंडर थे तालिबान के, वो मरे कहाँ? पाकिस्तान के अस्पताल में। बरादर जो आजकल न्यूज है, वो भी को फाउंडर थे। इनको 2010 में अरेस्ट किया, कहाँ किया? पाकिस्तान में। जो हक्कानी नेटवर्क है, उनका हेडक्वार्टर है वजीरिस्तान में, जो पाकिस्तान की धरती है। तो पाकिस्तान कौन क्या बोलता है, आज के दिन जो हालात अफगानिस्तान में, उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या पाकिस्तान अगर तालिबान को ट्रेन करता है सर, भारत के लिए कोई चिंता की बात है इसमें? वो ट्रेन अगर करना चाहता है तो इसी काम के लिए करेगा कि भारत पर कैसे आतंकी हमले किए जाएं। उसमें उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आतंकवाद तो उनको पहले ही पता है, तो क्या ट्रेनिंग देंगे? ये तो ये मानते हैं कि इनके पास आतंकवादी ट्रेनिंग देने की ज्यादा काबिलियत है। ये तो दूध और पानी की तरह पाकिस्तान पूरे तरीके से आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है, अलग अलग गुटों सबसे मिला हुआ है, किसी को शक नहीं है। तो पाकिस्तान क्या बोलता है, वो दुनिया के सामने बनना चाहता है कि भाई हम तो स्थिरता चाहते हैं अफगानिस्तान में, हम इनको ट्रेन करेंगे ताकि अच्छी तरह रूल कर सकें। कौन यकीन करेगा पाकिस्तान पर आज के दिन? तो ऐसे में सर, जो भारत का स्टैंड है अभी वेट एंड वॉच का, आपको लगता है वो ठीक है? क्योंकि चीन को आप देखिए, वो तालिबान को मान्यता देने के लिए तैयार बैठा है, पाकिस्तान ट्रेनिंग देने के लिए तैयार बैठा है। क्या अभी हमें इसी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर ही चलना चाहिए इस तरीके के बयान आने के बाद भी? चीन की तरफ से अभी खुलेआम कोई बयान नहीं आया है, लेकिन चीन तो आज के दिन जो हमारे हालात चीन के साथ है, वो चाहेगा कि पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद करके उनको भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करे ताकि हम और कमजोर हो जाए। ये तो 91-92 में जब सोवियत यूनियन छोड़ के गए, जब भी किया था। आज के दिन ये खतरा और भी ज्यादा है, क्योंकि तालिबान, उनके पास हथियार बेहतर है। जितने भी अमेरिकन हथियार अफगानिस्तान को देके गए थे, सारे इनके पास है। उनकी कोई अकाउंटिंग नहीं है। जहां जहां इन्होंने अफगान फौजों से सरेंडर कराया था, सब हथियार था। राज कादियान साहब की आवाज इस वक्त नहीं आ रही है। रक्षा विशेषज्ञ जनरल गुरमीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनरल गुरमीत सिंह, पाकिस्तान कह रहा है वो तालिबान को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है, इसके मायने? जी, पाकिस्तान तो सदा ही ट्रेनिंग देता रहा है उनको। उन्हीं की ट्रेनिंग के ऊपर में तो आज जहां पर पहुंचे हैं, यही कारण है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और मैं तो कहूंगा कि ये जो पाकिस्तान ने कहा है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हैं।
नहीं, लेकिन इससे ये बात तो फिर साबित हुई ना सर कि वो आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वो खुद आतंक से पीड़ित हैं, जो जिसका वो राग गाते हैं। वो सारा जो है वो ढकोसला है, क्योंकि जैसे ही आपको पहला मौका मिला आप तालिबान को ट्रेन करने के लिए बोलते हैं, और आप कहां इस्तेमाल करेंगे? भारत के खिलाफ करेंगे, और क्या करेंगे? जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। और जो पाकिस्तान है उनकी सोच में कोई बदलाव नहीं है, ये पहली बात है। जो उनका टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेररिज्म के बारे में सोच है, उसमें रत्ती भर चेंज नहीं है। ये सिर्फ मैं कहूंगा कि बातों के जाल में लोगों को फंसाना चाहते हैं। उनके जो इंटेंशन है, मंशा है, जो साजिशों का जाल बुनते हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं है किसी भी रूप में। भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए सर इस बात पर? और जिस तरीके से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जैसे तालिबान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो, ट्रेनिंग के लिए वो खुद आगे आकर DGISPR बयान दे रहे हैं, भारत का इस पर स्टैंड क्या होना चाहिए? भारत का तो स्टैंड बिल्कुल सीधा है कि ये जो टेररिज्म का मुद्दा है, इसके ऊपर में पूरे विश्व को इकट्ठा होना पड़ेगा। और मेरे को लगता है अभी पाकिस्तान के ये टेररिज्म के जो दिन है वो गिनती के रह गए हैं, क्योंकि अभी पूरी दुनिया को ये पता चल गया है कि जितना भी पूरे विश्व के अंदर में टेररिज्म, फंडामेंटलिज्म और जो एक्सट्रीमिज्म है, उसके पीछे में पाकिस्तान की ही चाल रही है। तो ये पाकिस्तान अपना एक नया राग, एक नई कहानी, एक नया प्रोपेगेंडा, इससे दुनिया उनके बारे में जो सोचती है, जहां जो असलियत है, जो सत्य है उनके बारे में, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बहुत शुक्रिया गुरमीत सिंह जी हमसे बात करने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त क्या आ रही है, पाकिस्तान तालिबान को ट्रेनिंग देने का ऑफर दे रहा है। DGISPR मेजर जनरल इफ्तिखार ने यह बयान दिया है, वो बयान आपको सुनवाते हैं एक बार फिर से। As far as the Taliban, you said Taliban military delegation. Well, they have to form a government first, and obviously, whenever they come up with an answer to how they are going to look after their security, if they seek any kind of assistance in training from Pakistan will be more than forthcoming. We were forthcoming even before, and we will be forthcoming even after that. But it has to be a government-to-government level thing. It can't be the military's decision to engage on its own. और हमारे साथ आरिफ अजाकिया साहब जुड़ रहे हैं। अजाकिया साहब, ये जो DGISPR बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है, क्या ये पाकिस्तान का एक और कबूलनामा है कि वो कैसे आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किस हद तक जा सकता है? अरे सर, तो तालिबान को और किसने ट्रेनिंग दी है? ये लेथल वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लॉजिस्टिक इनके पास कहां से आए? जब एक टेररिस्ट ग्रुप है, ग्लोबली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ग्रुप है, उसको किसने ये हथियार दिए? किसने इनको ट्रेनिंग दी कि टैंक भी चला रहे हैं और बेहतरीन अमेरिका के यूज किए हुए हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ऑलरेडी पाकिस्तान का क्रिएशन है तालिबान, और पाकिस्तान ने ही इनको ट्रेनिंग दी है। तो एक आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ अब खुलकर कैमरे पर बोल दिया, चल यही रहा था? जी एग्जैक्टली, ये ऑलरेडी ट्रेनिंग दे चुके हैं। अब ये दुनिया को झांसा दे रहे हैं कि हम तो बड़े मासूम हैं, अब हम ट्रेनिंग देने को तैयार हैं। लेकिन तालिबान की टोटल ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई है, इस पे कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। इवन तालिबान कहता है, कमांडर कल कह रहा है कि हमारा दूसरा घर पाकिस्तान में है। जब अमेरिका ने 2001 में हमला किया तालिबान के ऊपर, तो ये सब भाग के पाकिस्तान में गए थे। तो वहां पे चने थोड़ी बेच रहे थे, वहां पे ट्रेनिंग ले रहे थे। वहां पे पूरे लीगल वेपन है। आज के जमाने का वेपन 5 साल बाद नया आ जाता है, उसको इस्तेमाल करने का उसका ट्रेनिंग। अफगानिस्तान की 3.5 लाख फौज को 65,000 तालिबानी शिकस्त देते हैं। तो दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड बाय ISI एंड पाकिस्तान आर्मी, द मदर ऑफ ऑल टेररिज्म। बहुत शुक्रिया आरिफ अजाकिया साहब हमसे बात करने के लिए। तो पाकिस्तान यही करता आया है और अब यही वो खुलकर कर भी रहा है कि तालिबान को ट्रेन करो, और ट्रेन करने के बाद सिर्फ भारत पर इस्तेमाल करो, इससे ज्यादा तो वो सोच नहीं सकता।